तो पॉइंट इज दिस, why is the study of actinoids difficult? Because they are radioactive elements. Actinoids are radioactive. इनकी स्टडी इसलिए मुश्किल है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, बहुत कम देर तक रहते हैं. तो एक पॉइंट यहाँ पर कंपैरिजन का दे रखा है कि जो अर्लियर मेंबर्स ऑफ एक्टिनॉइड्स है दे हैव लॉन्गर हाफ लाइफ देन दी लेटर वंस. मतलब अगर हम बात करें एक्टिनॉइड्स की 5F सीरीज की, तो 5F में जो पहले आने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी हाफ लाइफ जो होती है वो लंबी होती है, यानी वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और बाद वाले कम स्टेबल होते हैं. ये कंपैरिजन दे रखा है, याद हो जाएगा. येस और नो? ठीक है. विच हैव हायर लाइफ स्पैन या हाफ लाइफ, अर्लियर मेंबर्स ऑफ द एक्टिनॉइड्स और लेटर मेंबर्स, तो अर्लियर मेंबर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये जो हाफ लाइफ हैं वो एक दिन की भी हो सकती हैं और कम से कम मिनट्स में भी हो सकती है. 3 मिनट्स फॉर लॉरेंशियम. लॉरेंशियम की हाफ लाइफ सिर्फ 3 मिनट की है. 3 मिनट में वो आधा हो जाता है, फिर 3 मिनट में वो आधा हो जाता है. तो हाफ लाइफ हमने काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, वही वाली बात. तो क्वेश्चन क्लियर है. व्हाई स्टडी ऑफ एक्टिनॉइड्स डिफिकल्ट? उसका आंसर मैंने बता दिया, बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव. एक्टिनॉइड्स are difficult to study, or why is this study difficult? Because of radioactive. Which have longer lifespans? Earlier members or later members? Which element has lifespan या half life of 3 minutes? Early members have higher lifespan. किसकी? Which has lifespan of 3 minutes? या half life of 3 minutes. तो आंसर इज लॉरेंशियम. ठीक है, ये याद रखेंगे. ये सोनो लॉरेंशियम की वो अलग होगी, सिंबल गिवन नहीं है यहाँ पे, लॉरेंशियम. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट अलॉय की बात हो रही है. व्हाट इज मिश मेटल? तो लिखिए व्हाट इज मिश मेटल. तो मिश मेटल इज एन अलॉय. व्हाट इज इट्स यूज? मिश मेटल इज एन अलॉय ऑफ लैंथेनॉइड मेटल. अभी वो छोड़ दो. Mish metal is alloy. ठीक है. alloy किसका है? लैंथेनॉइड मेटल. एक हम क्या यूज करते हैं? लैंथेनॉइड मेटल. और दूसरा हमारे पास क्या होता है? ट्रेसेस ऑफ 5% आयरन, 95% लैंथेनॉइड, 5% आयरन, और ट्रेसेस में सल्फर, कार्बन और कैल्शियम और एल्यूमिनियम. सल्फर, कैल्शियम, कार्बन और एल्यूमिनियम. तो मिश मेटल क्या है? मिश मेटल इज एन अलॉय. इट हैज 95% लैंथेनॉइड मेटल, लैंथेनॉइड का कोई मेटल. इट हैज 5% आयरन. इट हैज ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम. तो मिश मेटल का यूज क्या है? इट इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट्स. अगर हम बोले मिश मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट, शेल, लाइटर फ्लेम. यानी कि हम मैग्नीशियम भी डालते हैं जब हम उसको बुलेट्स बनाते हैं इससे, तो उसमें हम एक और चीज़ डालते हैं, मैग्नीशियम. तो ये बुलेट्स बनाता है, शेल्स बनाता है और लाइटर फ्लेम्स बनाता है. ये सब चीज़ें गन के अंदर ही यूज़ हो रही हैं. ठीक है. तो मिश मेटल का यूज़ याद रखना. एक और यूज़ लैंथेनॉइड मेटल का. हेलो हेलो हेलो. हाँ जी, हाँ जी. किसकी? हाँ जी, हाँ जी. हाँ, रोहन बात करने में. हेलो. हाँ, तो एक और इसका यूज है. व्हाट इज द यूज ऑफ, अगर क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनॉइड मेटल? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनॉइड मेटल?
लैंथेनॉइड मेटल्स। लैंथेनॉइड मेटल्स का क्या यूज है? तो इसके अंदर एक यूज तो हम बोलेंगे इसका यूज है मिश मेटल बनाना। मिश मेटल अगेन वही चीजें, अलॉय है, किसके यूज होता है, बुलेट फ्लिंट्स में एटसेट्रा। दूसरा एक और यूज दे रखा है पेट्रोलियम क्रैकिंग। तो सेकेंड यूज ऑफ बिसाइड्स मिश मेटल इज पेट्रोलियम क्रैकिंग। पेट्रोलियम क्रैकिंग क्या होता है? पेट्रोलियम में हमारे पास, हमें पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है? पेट्रोल कहाँ पे मिलता है? कोल वगैरह के साथ मिलता है, जहाँ पे फॉसिल से प्रोड्यूस होता है, है ना, क्रैकिंग से। तो फॉसिल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिक्विड पार्ट पेट्रोल बनाता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर जो है हमारा अलग अलग गैसेस होती हैं। पेट्रोलियम के अंदर से ब्यूटेन गैस भी मिलती है जो एलपीजी बनाती है, अलग अलग गैसेस मिलती है। तो पेट्रोलियम एक बड़ा कंपाउंड होता है, उसको तोड़कर हम छोटे छोटे कंपाउंड बनाते हैं। उसके अंदर ये मेटल कैटलिस्ट की तरह रोल करता है। किसकी रोल करता है? कैटलिस्ट। मतलब पेट्रोल में बहुत बड़े कंपाउंड होता है, बड़ी चेन होती है, उसको तोड़कर छोटी चेन बना के उसे यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम की क्रैकिंग में यूज किया जाता है टू मेक गैसेस, डिफरेंट गैसेस एटसेट्रा। ऑल्सो एक और यूज दे रखा है यहाँ पे, लैंथेनियम ऑक्साइड्स को यूज किया जाता था इन टेलीविजन स्क्रीन्स एंड फ्लोरेसिंग सर्फेसेस। ठीक है, तो हम कह रहे हैं टेलीविजन की स्क्रीन्स पहले आती थी ऐसी, अब तो नहीं आती। पहले पहले टेलीविजन स्क्रीन में ऐसा नहीं होता। टेलीविजन देखा है पहले कभी? ऐसा टेलीविजन बड़ा सा होता है, अंदर आगे से वो होता था, कैथोड रे ट्यूब से बना होता था, सीआरटी। तो उसके अंदर भी कोटिंग करी जाती थी, तो ये चमकता था। तो ये फ्लोरेसेंट चीज़ों में डाला जाता था, जैसे टीवी एक्सेट्रा, जहाँ पे चाहिए हो। तो हम बोल सकते हैं फ्लोरेसिंग सर्फेसिस में इसका थर्ड रोल है। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनॉइड मेटल? ये क्वेश्चंस बहुत कम आने के चांसेस हैं, तो ज़्यादा ध्यान मत देना इनमें। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनॉइड मेटल्स? फर्स्ट मिश मेटल, सेकेंड पेट्रोलियम क्रैकिंग, थर्ड फ्लोरेसिंग सर्फेसिस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें कि लैंथेनॉइड्स की, तो लैंथेनॉइड्स कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन से और कार्बन से तो कार्बाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन से तो हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, और दे लिबरेट हाइड्रोजन। ये सब याद करने की वजह है, तुम ये टेबल याद कर लो। ये लैंथेनॉइड मेटल है। लैंथेनॉइड मेटल्स यूजुअली हमने बोला +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्ट दिखाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए गिव केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड्स, गिव केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड्स, तो तुम केमिकल रिएक्शन में ये याद रखना कि ज्यादातर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड की क्या देनी है हमें? केमिकल रिएक्शन। तो लैंथेनम की ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? 3+। फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2-। Ln को 3 को इधर दे दो, 2 को इधर, तो कंपाउंड क्या बनेगा? Ln2O3, ये बनेगा, हाँ या ना? सल्फर और ऑक्सीजन दोनों सेम ग्रुप में आते हैं, तो सल्फाइड का भी वैलेंसी 2- होती है, तो H2-। Ln3+ H2- कंपाउंड क्या बनेगा? Ln2S3। तो सल्फर के साथ ये क्या बनाएगा? Ln2S3। अच्छा, नाइट्रोजन की वैलेंसी ऋषभ -3 होती है, तो इसकी भी 3+, इसकी 3-, 3 और 3 कट जाएगा, क्या बनाएगा? LNN। क्या बनाएगा? LNN, लिथियम लैंथेनम नाइट्राइड। ठीक है, अच्छा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्या होती है? 4। कार्बाइड में होती है 2। कार्बाइड की होती है 2-, क्या होती है? 2-। और इसमें लैंथेनम अपना +4 वाला यूज करता है। कभी कभी वो +4 में रहता है, कभी +3 में रहता है, तो कार्बन के साथ वो 4 में रहता है। तो ये क्या बनाएगा? LnC2, क्योंकि 2 इधर जाएगा, 4 इधर, 2 कट जाएगा, तो LnC2 बचेगा। क्या बचेगा? LnC2। तुम्हारा क्या बना? LnC2। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, OH के साथ, OH की वैलेंसी -1 और Ln की वैलेंसी 3, बाकी सब में वो 3+ दिखा रहा है कार्बाइड को जोड़ के, तो इसका फॉर्मूला क्या बना? LnOH होल इसके साथ वो H2 गैस भी रिलीज करता है। अच्छा, Ln को हेलोजन के साथ रिएक्ट कराए, Cl-1 Ln3+, फॉर्मूला क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके LnCl3, तो LnX3 बनेगा। एसिड के साथ ये H2 गैस रिलीज करेगा, सॉल्ट बनाएगा, जिस भी एसिड का सॉल्ट होगा। तो ये रिएक्शंस तो बहुत ईजी हैं, बस ये एल्यूमिनियम दिमाग में रख के करो। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2S3, एल्यूमिनियम नाइट्राइड Aln,
और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, AlCl3। तो बस Al की जगह अपने दिमाग में Ln रखना है, सिवाय एक रिएक्शन में जो कार्बाइड वाली है उसमें उसका +4 है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, ये टेबल बनाओ जल्दी से। Ln से La इज लैंथेनम, Ln टेबल बनाओ ये। आज देखें तो इनकी जो E0 वैल्यू होती है -2.2 से -2.4 के बीच में रहती है, और यूरोपियम में एक एक्सेप्शन है, पर इनको याद करने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में नहीं आता। अच्छा, तो द अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट सिमिलर टू कैल्शियम, बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम। वाई? अगर क्वेश्चन आ जाए तो या फिर पॉइंट इज, ये लिखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लैंथेनॉइड्स के क्वेश्चन इज, ये लाइन लिखकर, व्हाई डू दे रिजेंबल्स कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो अगर हमें इसका पूछा जाए कि लैंथेनॉइड्स क्यों कैल्शियम और एल्यूमिनियम को सिमिलर है, तो क्या रीजन है इसका? कौन दे? हाँ, सब मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है, देखो पहले क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन कह रहा है अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव एंड सिमिलर टू कैल्शियम, बट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बिहेव लाइक एल्यूमिनियम। व्हाई? तो इसका आंसर का पॉइंट नंबर 1 होगा, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी होती है लैंथेनॉइड्स की, वो अराउंड 600 होती है, और सेकंड होती है 1200, और ये कैल्शियम से सिमिलर है। यानी इन दोनों में इलेक्ट्रॉन, लैंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन निकालने में, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में 600 किलो जूल पर मोल लगते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में 1200। और ये जो एंथैल्पीज है ये हमने देखा कैल्शियम से भी सिमिलर है, कैल्शियम में भी इतनी लगती है 600 और 1200। तो हम कह रहे हैं कि इनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम से सिमिलर होगी, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सिमिलर है, दोनों में इलेक्ट्रॉन निकालने में बराबर एनर्जी लगती है। और आगे की बात करें तो हम बोलेंगे कि यूजुअली लैंथेनॉइड रिलीज, ये वाली हम बोलेंगे लैंथेनॉइड्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर लैंथेनॉइड्स का क्या है? हाँ, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज +3, सिमिलर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की भी वैलेंसी क्या है? +3। तो ज्यादातर कंपाउंड्स में अभी हमने देखा था ये +3 दिखा रहे हैं, जैसे Ln2O3 बना रहे हैं, Ln2H3 बना रहे हैं, तो ये +3 होने की वजह से एल्यूमिनियम से सिमिलर है। तो ये 2 पॉइंट्स याद रहेंगे, आंसर लिख लिया 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। करो करो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। गिव एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। Give example of the following species: F0, F7, F14. F0, F7, F14 के एग्जाम्पल्स दो। तो F0 में है हमारे पास लैंथेनम 3+, सीरियम 4+। 14 में हमारे पास वाइटर्बियम 2+ और ल्यूटीनियम 3+। F7 की एग्जाम्पल्स बताओ। कैडोलिनियम 2+, देख के बताओ क्या क्या है F7। कैडोलिनियम 3+ और टर्बियम 4+, बस। और खुद कौन होता है जो F7 होता है? EU 2+ होगा ना, यूरोपियम 2+। ठीक है, ये याद रखने ही वाले F0, F7 और F14। ठीक है, गिव एग्जांपल्स ऑफ F0, F7, F14। अच्छा, जो F0 है
वो सारे डायामैग्नेटिक होंगे, हाँ या ना, और अनकलर्ड होंगे। डायामैग्नेटिक एंड क्या ये कलर दिखाएंगे कि इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ये दोनों F0 और F14 क्या होंगे? डायामैग्नेटिक और अनकलर्ड। और ऑन द अदर हैंड जो F7 है वो 14 वो पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 7, और उसके अलावा ये कलर भी दिखाएगा। ठीक है, कलर क्योंकि एक्साइट हो सकता है, हाँ ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट होना इजी है, तो F से आगे भी जा सकते हैं। और लैंथनॉइड भी दिखाते हैं, एक्टिनॉइड दिखाते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं वो एक दिखाते हैं कलर ये दोनों देखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सेस बनाता होगा एक्टिनॉइड तभी तो दिखाएगा। यूजुअली वो स्टेबल ही नहीं होते क्योंकि इनकी हाफ लाइफ छोटी होती है, वो स्टेबल होंगे तभी वो कलर दिखाएंगे। अच्छा ये क्लियर है यहाँ तक? गिव एग्जांपल्स। F0 F7 F14 याद हो जाएंगे? मिटा दूँ? अब एमसीक्यू टेस्ट शुरू करते हैं थोड़े दिन, ठीक है, ऐप पे घर पे टेस्ट देना क्योंकि 30-20 मार्क्स तो फर्स्ट 1 मार्कर्स हैं, अब उन पे फोकस करना है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज करेंगे। आज से शुरू करते हैं डीएनएफ के। ठीक है, आज रात को एक टेस्ट घर पे कर लेना, 1-2 सबके 2-2 3-3 टेस्ट हैं एमसीक्यू के। पूरा ही आएगा क्योंकि इसमें पार्ट्स तभी होंगे। ठीक है, तो डीएनएफ का टेस्ट आज आएगा। आज तीनों डीएनएफ के डाल दूँ, 3 कर लोगे डीएनएफ के या एक दिन करूँ? एक छोटा सा टेस्ट होगा, कितने मिनट का, 20 क्वेश्चन होंगे। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं आता बुक लेके ही बैठ जाना, पर टाइम और होगा। ठीक है, गूगल की बजाय बुक ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर तुम चीटिंग करके भी दे रहे हो टेस्ट तो भी अच्छी चीटिंग करना। ठीक है, अच्छा हाँ नेक्स्ट, ऑल लैंथेनॉइड्स। अब बाकी क्या फायदा? अच्छा इनकी मेल्टिंग पॉइंट 1000 से 1200 केल्विन है। कितना है? 1000 to 1200 केल्विन। बट एक एलिमेंट है समैरियम जो कि 1623 केल्विन पे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है। याद रख पाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज इसकी ये सब करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, कलर इज एट्रीब्यूटेड टू डैश प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन में से यूजुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखोगे कलर किस वजह से होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो कलर दिखाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे तो कलर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो, मतलब इनके कलर्स जो है लिमिटेड है। जैसे डी में तो बहुत अलग अलग कलर भी दिख जाते थे डी, पर इनका कलर का रेंज जो है लिमिटेड है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्यों? ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाई, क्वेश्चन लिखो, व्हाई लैंथेनॉइड शो लिमिटेड, व्हाई लैंथेनॉइड शो लिमिटेड कलर्स ओनली, व्हाई लैंथेनॉइड शो लिमिटेड कलर्स। मतलब ये कंपाउंड अगर बनाएंगे भी तो उनके कलर्स इतने ज्यादा वेरिएबल नहीं होंगे। तो इसका आंसर है इट इज बिकॉज इनको एब्जॉर्ब कर, इनका जो जिसमें ये एब्जॉर्ब करते हैं वो बैंड नैरो है। क्यों? क्योंकि इनकी एक्साइटेशन यूजुअली एफ के अंदर ही होती है। एफ के अंदर ही होती है माने एफ के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, एफ से एफ में ही जा पाए। तो एफ से एफ में ज्यादा एनर्जी का चेंज तो आएगा नहीं, और ज़्यादा एनर्जी का चेंज नहीं आएगा, बल्कि उसमें तो डी में तो क्या होता था, T2G और EG स्प्लिट हो जाता था, तो T2G EG में एनर्जी गैप बन जाता था। इसकी वजह से वो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती थी, तो वो ज़्यादा एनर्जी लेंगे तो ज़्यादा वेवलेंथ्स के डिफरेंसेस में आता था। जो 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 स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो वीक फील्ड लेंगे होते थे उनमें एनर्जी गैप कम होता था, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेंगे होते थे उनमें एनर्जी बैंड बड़ा होता था। और इस बैंड की वजह से एब्जॉर्प्शन बैंड्स भी क्या होते हैं, डिफर करते थे। तो इसीलिए उनमें जब छोटी गैप आता था तो कलर वेवलेंथ छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते, अगर छोटी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर बड़ी गैप होगा तो बड़ी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस वजह से कलर्स का डिफरेंस आता था। तो यहाँ पर क्योंकि एफ के अंदर स्प्लिटिंग का कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा जंप करते होंगे सेम एनर्जी लेवल पे, सिमिलर एनर्जी लेवल पे ही स्विच करते होंगे, तो एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होती नहीं। एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब होती तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती। ये एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, ये हमें पता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ज़्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि एनर्जी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए बोला गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ का जो होगा वो नैरो बैंड है, यानी कि
कुछ ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती हैं क्योंकि एनर्जी लेवल भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं करता। और इसीलिए ये प्रॉबेबली अगेन वर्ड में ही लिख रहा है कि हमें अनसर्टेनिटी है। ये एब्जॉर्प्शन बैंड नैरो इसलिए क्योंकि शायद वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट एफ में ही हो रहा है। किस में एक्साइट हो रहा है? एफ में ही हो रहा है। इसी वजह से वो लिमिटेड कलर्स दिखाएगा। तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, लिखो इसका आंसर। इट इज बिकॉज एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो probably due to excitation of within the F level. बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिटा दूं? ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाता है, +2 और +3 लैंथेनोइड्स। ठीक है, तो हाउएवर ओकेजनली कभी कभी +2 और +4 भी देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें सीरियम 4 क्यों स्टेबल है भाई? सीरियम 4 स्टेबल बिकॉज उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तुमने याद किया है, F0 है। सीरियम 4+ में क्या है? 0। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिटर्निंग टू इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। तो ऑल्दो सीरियम +4 D0 है, क्या है? सीरियम 3+ क्या होगा? D1। तो ऑल्दो सीरियम 4 ज्यादा स्टेबल है, पर फिर भी ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। क्या कर लेता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 में आ जाता है। किस में आ जाता है? +3 +4। तो पॉइंट इज दिस, क्वेश्चन आ जाए why is cerium a strong reductant? Why is cerium 4 a strong oxidant? Strong oxidant. सीरियम 4 में ऑक्सीडेंट क्यों है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? वो तो प्रूफ होता है ना, कॉज क्या है ये बोल रहे हैं ना, है ना। तो पॉइंट इज दिस कि वैसे तो सीरियम को इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो D0 में स्टेबल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फिर भी वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद रिड्यूस हो जाता है। जो खुद गेन करते हैं वो रिड्यूस करते हैं, दूसरों को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। ये वाली बात क्लियर है। तो सीरियम इलेक्ट्रॉन गेन करने का कोई रीजन हम नहीं बता पा रहे, पर हमें एक चीज याद है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है लैंथेनोइड्स में। कौन सी कॉमन है? 2 और 3 कॉमन है, और 4 कॉमन इतनी नहीं है। 4 ज्यादा स्टेबल नहीं है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने का रीजन माना कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पर उसके साथ और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमने पढ़े, हाइड्रेशन, एंथैल्पी, एटमाइजेशन, और वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ऑल्दो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इसको यहाँ पे आना ही चाहिए, पर और अदर रीजंस भी रहे होंगे जिसकी वजह से +3 में भी स्टेबल है। किस में स्टेबल है? तो हम इसे बोलेंगे इट रिवर्स। इसका आंसर क्या होगा? इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बिकॉज इट रिवर्ट्स टू इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। ऑल्दो इसके लिए +4 कॉन्फ़िगरेशन वाइज स्टेबल था, बट इसके लिए +3 भी स्टेबल है, इसलिए ये वो +4 से +3 में आ जाता है। इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो ये जब ये 4 से 3 में आता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ये लिखिएगा, ठीक है। इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है क्योंकि इसमें अभी हमें बताया नहीं गया कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या थी और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, क्या हाइड्रेशन आयनाइजेशन से ज़्यादा थी। तो उन चीज़ों पे भी तो E0 वैल्यू डिपेंड करती है ना। तो वो नॉलेज हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और उससे तो आधी इंफॉर्मेशन से तो हम पूरा आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यही आंसर है हमारे पास। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट। अच्छा, इसी तरीके से why is cerium 4+ a good analytic agent? Question is, why is cerium, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए जेई के लिए, अच्छे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, पर नीट के लिए अच्छे हैं, पर सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही डीप में। वाई C4 गुड एनालिटिक रिएजेंट? माने हम कह रहे हैं ये, इसको हम लैब में रख सकते हैं। तुमने लैब में
कुछ वाइवा देते देते कुछ चीज़ें तो सीख ही ली होंगी क्या? व्हाट इज़ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ऐसा पढ़ा है? नहीं सुना? अच्छा, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होती है, कुछ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जैसे NaOH वगैरह। सेकेंडरी स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि जो चीज़ें खराब नहीं होती वो प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज़ करे जाते हैं, उनकी हेल्प से दूसरों की स्ट्रेंथ को नापा जाता है टाइट्रेशंस में। टाइट्रेशंस है इस साल नहीं है? पता नहीं, अजीब है। तो मुझे बोलते हैं ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है हमारा, ऐसा लिखते भी नहीं है थ्योरी में। कभी तो डर लगा 30 कोई नहीं, 30 फिर भी आए, कोई बात नहीं। तो पॉइंट इज दिस, गुड एनालिटिकल एजेंट स्टैंडर्ड्स वो यूज होते हैं जो खराब ना हो लैब में पड़े पड़े, और उनकी हेल्प से हम बाकी चीज़ों को पता लगा पाते हैं। तो सीरियम ऐसा ही है, सीरियम की रिएक्शंस बहुत स्लो होती है, तो इसको हम लैब में अच्छे से रखते हैं। इट्स रिएक्शन रेट इज स्लो, तो लैब में अच्छे से रहेगा, जल्दी ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, तो इसीलिए इट फॉर्म्स अ गुड एनालिटिकल एजेंट, यानी लैब में यूज होने वाला एक अच्छा एजेंट है। तो इसका आंसर मिल गया कि इट्स रिएक्शन रेट्स आर स्लो, दूसरों की स्ट्रेंथ निकालने में काम आए। यहाँ पे दे रखा है पर याद इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कौन कौन +4 में दिखाता है ये सारे मत करो याद, ठीक है। अच्छा, यूरोपियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाई? क्योंकि 2+ में है। अब मैं इसके आंसर्स ऐसे देता हूं, पहले लिख लो, वाई इज यू 2+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? F ब्लॉक के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। जैसा क्वेश्चन चाहता है आंसर वैसा लिखो, जैसे तुम्हें कुछ आता ही नहीं। तो वो क्या चाहता है कि रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर ये होगा यूरोपियम तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, जो खुद हंसता है दूसरों को रुलाता है, जो खुद रोता है वो दूसरों को हंसाता है। इसी तरीके से यूरोपियम अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या हो रहा होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और ऑक्सीडाइज होगा 2 से 3+ आएगा तो एक नेगेटिव को बाहर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। रिएक्शन लिख देना पहले और बोल देना सिंस यूरोपियम लैंथेनॉइड है, लैंथेनॉइड में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, तो वो 3 में आना चाह रहा था इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। मतलब कहानी क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर बनाना है इसमें। ये देखो एनसीईआरटी ने भी यही कर रखा है, यूरोपियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चेंजिंग टू इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। इसका आंसर ऐसे लिख लो, जैसे इसका आंसर लिख लो, पहले तुम रिएक्शन लिख लोगे। तुम रिएक्शन कैसे लिखोगे, क्योंकि बोला जा रिड्यूस करना है तो इसको ऑक्सीडाइज कर दो, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो 2 से खुद को ऑक्सीडाइज करके 3 में आ गया, अरे 3 में आ गया, 3 तो मुझे पता है स्टेबल स्टेट है लैंथेनॉइड्स की। तो पहले रिएक्शन लिखिए, उसके आगे लिखेंगे यूरोपियम रिवर्ट्स टू इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। Europium reverts to its common oxidation state of +3 with loss of electron, and hence acts as a reducing agent. ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को कंपेयर करो। Why Cerium-4 is oxidant? ऑक्सीडेंट माने खुद रिड्यूस होगा, तो 4 में है तो किस में ले जाओ, आंसर सेम लिख दो। 3 इसके लिए कॉमन था, मोस्ट कॉमन था, तो ये 3 में आया, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्ट करा है। तो क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज यूनिक फीचर इन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड। तो ऐसे ही आ जाते हैं कभी क्वेश्चन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ यूनिक फीचर इन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड, डिस्कस या एक्सप्लेन। ठीक है, तो क्वेश्चन बना लो इसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसे मैं 3D के हिसाब से भी लिख सकता हूँ
और 4f के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 3D में पहले पढ़ा था। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में होता है कि 4f के बढ़ने से साइज छोटा होता जाता है और इसके जिंक्रोनियम और हैफ्नियम सेम साइज के हो जाते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है केमिस्ट्री ऑफ, तो मुझे 3D के बारे में ज़्यादा नहीं लिखना, मेरे को आंसर F सीरीज के लैंथेनॉइड्स के बारे में ज़्यादा बोलना। समझ में आ गई बात? अगर तुमने यहाँ पे जिंक्रोनियम और हैफ्नियम पे ज़्यादा कहानी बढ़ा दी तो नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि हम हालांकि वो भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है पर हमें बोला गया केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड। ठीक है, तो लैंथेनॉइड के हिसाब से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रोल है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना। तो ध्यान देना एक एक शब्द पे और ज़्यादा भी मत डरना, लिख देना जो मन करे। ये कभी बच्चे ज़्यादा डरते हैं, अरे ये होगा वो होगा, वहीं पे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, इससे अच्छा है कि लिखना भी अच्छा है। अगर तुम्हें कुछ भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं करा, बाद में याद आ जाएगा पेपर देते देते, एक ही जगह पे अटक मत जाना। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या है ना, जैसे अक्रॉस द पीरियड जाते हैं हम, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड यानी लैंथेनम फिर सीरियम, ये सारे अक्रॉस द पीरियड है। अक्रॉस द पीरियड जाते हुए वैसे तो साइज छोटा होता है हमेशा, अक्रॉस द पीरियड साइज एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ने से अट्रैक्शंस बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मतलब इसको तुम सिंपल इससे ज़्यादा अच्छे से समझते हो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब अक्रॉस द पीरियड है। सबसे बड़ा कौन? बोरॉन बड़ा। वैसे दिमाग में फ्लोरीन आता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, पर नहीं है। अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, जितने प्लस माइनस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तुमने इस साल पढ़ाई है Q1 Q2 है ना। Q1 Q2 यानी उनके पॉजिटिव और दोनों से मल्टीप्लाई होता है चार्जेस से, तो पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी तो फोर्स बढ़ता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बढ़ते हैं, तो है ना। तो पॉइंट इज दिस कि अक्रॉस द पीरियड जाते जाते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए साइज छोटा होता है। साइज तो हमेशा ही छोटा होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत ज़्यादा छोटा होता हुआ दिखाई देता है लैंथेनॉइड्स में। देखो साइज बिल्कुल ही रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, इसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर 3D के सेंस में बोले तो कुछ और, पर 4f के सेंस में बोले तो कुछ और है। ठीक है, पर दोनों का कॉज सेम है कि इम्परफेक्ट शील्डिंग बाय दी 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द अनदर बाय 4f। तो पॉइंट इज साइज डिक्रीज होता है यूजुअली, पर साइज रेगुलरली डिक्रीज होना, बहुत रेगुलरली डिक्रीज होना, टर्म दिया गया उसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? इसका पहले बढ़ जाना, वो तो कॉज नहीं है। A filling of 4f before 3D results in regular increase. Before 5D results in regular decrease in the atomic radii known as lanthanide contraction. पर 3D imperfect shielding of the 4f, ये चीज़ें किस किस को नहीं याद? रेज योर हैंड, मैं समझा दूंगा स्टार्टिंग से। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये इनर शेल है, ये क्या है? इनर शेल, और ये आउटर मोस्ट शेल है। ये आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे हुए है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। ठीक है, अंदर के इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है यहाँ पे, हाँ या ना? ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, इसे बोलते हैं शील्डिंग। इसे क्या बोलते हैं? तो रिपल्शन शील्डिंग को बोलते हैं, अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज। तो पॉइंट इज दिस, 5 यूनिट कोई चीज खींच रहा है और 2 यूनिट रिपेल हो रहा है, तो फाइनल हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 3 यूनिट खींचने का, इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे क्या बोलते हैं? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज न्यूक्लियर चार्ज यानी अट्रैक्शन माइनस दी शील्डिंग। याद आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, तो शील्डिंग माने रिपल्शन, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, दिस इज शील्डिंग, और न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज। तो अब पॉइंट इज दिस कि फाइनल नेट प्राइस क्या आ रहा है? 100 रुपए की चीज है, 70% डिस्काउंट है, तो 30 रुपए की चीज हुई, है ना। इसी तरीके से अगर 10 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज है और 30% डिस्काउंट है, तो प्राइस कितना हुआ?
7। तो नेट प्राइस, इफेक्टिव प्राइस बोलते हैं उसे। इसी तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज जितना था माइनस जितनी रिपल्शन में लग गया। ठीक है ऋतिक? अट्रैक्शन जितनी थी 10 यूनिट, 3 यूनिट रिपेल करने में लग गई, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? 7 यूनिट। कितना हुआ? अगर मैं बोलूँ डिस्काउंट बढ़ा दूं तो इफेक्टिव प्राइस कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं शील्डिंग बढ़ा दूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, और अगर शील्डिंग पुअर हो जाए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे अब हमें ये भी पता है एस का एस स्फेरिकल होता है, पी डम्बेल होता है, डी डबल डम्बेल होता है और एफ ऑड डम्बेल्स शेप आ जाती है। तो पॉइंट इज एस पी डी एफ, जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो साइज बेकार होता जाता है, तो शेप बेकार होता जाता है और शील्डिंग पुअर होती जाती है। शील्डिंग क्या होती जाती है? शील्डिंग पुअर होती जाती है। पूरे शील्डिंग डी और एफ दिखाते हैं। तो एफ 4F यानी कि लैंथेनॉइड में भरने वाला 4F की शील्डिंग क्या होगी? पुअर। अगर शील्डिंग पुअर होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे 4F में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उनकी शील्डिंग पुअर होती जाती है। जैसे जैसे 4F में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उनकी शील्डिंग पुअर होती जाती है, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो 4F में इलेक्ट्रॉन भरने से और ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है। 4F में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है। 4F में इलेक्ट्रॉन भरा, फिर बढ़ रही है। जैसे 4F में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, अट्रैक्शन और बढ़ते जा रही है। इसे बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका आंसर में ये लिखेंगे, द शील्डिंग ऑफ 1,4F इज लेस there is fairly regular decrease in the sizes with the increasing atomic number. This is lanthanoid contraction in terms of, ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, in terms of lanthanoids. अगर हम केमिस्ट्री ऑफ lanthanoids की बात कर रहे हैं तो what is lanthanoid contraction? तो lanthanoid contraction is there is fairly regular decrease in the sizes with the increasing atomic number. जैसे जैसे atomic number बढ़ रहा है, F के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और F के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है क्योंकि शील्डिंग पुअर हो जाती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शील्डिंग पुअर हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है। दिस इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लैंथेनॉइड, क्योंकि इसमें हमने 3D को मेंशन नहीं किया। जब हमें डी ब्लॉक के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे फिलिंग ऑफ 4F बिफोर 3D और 5D, तब हम डी का मेंशन करेंगे। अभी हम डी का मेंशन नहीं कर रहे। तो ये फर्स्ट लाइन होगी। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है दिस इज एट्रीब्यूटेड टू, ये इसका कॉज। सेकेंड लाइन होगी ऊपर वाली, एट्रीब्यूटेड टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सबशेल। शील्डिंग ऑफ 1,4F इलेक्ट्रॉन by another is less than 1 d electron by another with increase in nuclear charge across the series. डी वाला वही मैं वो काटने की सोच रहा था, पर कोई बात नहीं। हम ये बोल सकते हैं इसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला गया, ऐसा डी में क्यों नहीं आया? तो डी में इसलिए नहीं आया क्योंकि डी की शील्डिंग इतनी पुअर नहीं होती, एफ की शील्डिंग ज़्यादा पुअर होती है, इसलिए ये रेगुलर डिक्रीज एफ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो 3D से सिमिलर बोला हुआ है, उससे ट्रांजिशन में बोला हुआ है ना, पैराग्राफ चेंज है। अगर हम केमिस्ट्री और लैंथेनॉइड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक है, इसका इफेक्ट 3D पे आता है, वो नीचे दे रखा है 5D पे। ये मिटा लिख दिया। इसमें जस्ट टू बी श्योर तुम ये एक लाइन डाल देना, क्योंकि हाँ फाइनल में शॉर्ट में, क्योंकि टीचर के दिमाग में अगर वही हो, टीचर इतना क्लियर ना सोच रहा हो कि केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स पे ध्यान ना दे रहा हो, वो सिर्फ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे दे रहा हो, तो ये सब लिखने के बाद तुम ये एक लाइन ये डाल दोगे। इसकी वजह से ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो थर्ड सीरीज का साइज होता है वो फोर्थ सीरीज से सिमिलर हो जाता है, और जिंक्रोनियम और हैफनियम का साइज बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ये वैसे तो ट्रांजिशन मेटल में आ रहा है, किसमें आ रहा है? तो केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड में इसे नहीं मेंशन करना चाहिए, पर कुछ टीचर्स होते हैं जो अपने ही तरीके से पढ़ाते हैं, जो पेपर चेक करने बैठे हुए और जिनको चाहिए कि हाँ मेरे को ट्रांजिशन का भी पॉइंट चाहिए था, तुमने नहीं लिखा तो नंबर कट जाएगा, पर फोकस इस पे रहेगा, एंड में ये लाइन लिख देंगे। क्लियर है भाई? क्वेश्चन को देखना है कि वो ट्रांजिशन का लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है या इसका पूछ रहा है। क्लियर? मिटा दूं ये सारा? अच्छा, रेगुलर ट्रेंड
वो कह रहे हैं फिर भी साइज में नहीं दिखता, एटॉमिक साइज में रेगुलर ट्रेंड फिर भी नहीं दिखता लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के बावजूद। जो कॉन्ट्रैक्शन हमें अच्छी दिखती है वो M3+ आयन में दिखती है। किस में दिखती है? तो ये देखो ये M3+ आयन्स का साइज है, इसमें बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है साइज डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है कि रेगुलर डिक्रीज इन sizes is lanthanide contraction is most clearly visible in M+ ion, M2+, M3+, तो M3+, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, तो हमारा आया यहाँ पे लैंथेनॉइड्स, आगे सब तो हो गया। तो एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। एफ ब्लॉक में जो जो क्वेश्चन पढ़े वो सब एक बार आज की क्वेश्चंस पे रिवाइज जाते हैं। जब तक तुम दोबारा नहीं जाते ना उस पर, अभी तक तुमने क्या किया है, जो पढ़ा है घर जाके भुला दिया है, वही होता जाएगा। ये अभी इस समय भी यही करोगे तुम। तो जैसे ही मैं पढ़ाऊँ, अगर मैं भूल जाऊँ रिवाइज करना, तो तुम्हारा काम है वो रिवाइज करना अभी, फिर 2 घंटे बाद, फिर अगले दिन, फिर 2 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद। फ्रीक्वेंसी मतलब रिवाइज करना है वो चीज़, टॉपिक पढ़ना वो दिमाग में नहीं रहती है। और स्पेशली ऑर्गेनिक और DNF ऐसे वाले चैप्टर्स जो हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। तो जो अभी पढ़ाया एक बार 1 घंटे बाद रिवाइज करो, फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, 3 घंटे बाद रिवाइज करो, फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, फिर 4 घंटे बाद रिवाइज करो। और जितनी बार तुम रिवाइज करोगे वो जल्दी होगा, तुम देखोगे। ये पहली बार जितना टाइम लगा होगा दूसरी बार उतना ही लगेगा, 2 सेकंड में हो जाएगा। फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ता जाएगा, पर यही तरीका होता है मेमोरी बनाने का। अगर तुम्हें अपनी मेमोरी बनानी है बोर्ड तक, तो ऐसे ही काम करना है, याद करना है चीज़ें, ठीक है। तो अभी हमने जैसे आज हमने जो शुरू किया था, जो मुझे थोड़ा बहुत याद है वो देखते हैं तुम्हें कितना याद है। हमने यहीं से कहीं से शुरू किया था। पहला पॉइंट क्या किया था? हाँ, पहला हमने किया था एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनमें से हाई लॉन्गर लाइफ स्पैन हाफ लाइफ किसकी होती है? अर्लियर मेंबर्स हैव लार्जर एंड लेटर मेंबर्स हैव लोअर। किसकी 3 मिनट्स होती है? लॉरेंशियन, ठीक है। इनकी केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल क्यों है? बिकॉज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। विच अलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग लाइटर फ्लिंट्स? विच मेटल इज एन अलॉय ऑफ 95% लैंथेनॉइड, 5% आयरन विद ट्रेसेस ऑफ, हाँ ठीक है। अब कुछ भी नहीं देखना कॉपी में, इधर मेरे को देखना। Applications of lanthanoid metals. First is mesh metal, second is petroleum cracking, third is fluorescing surfaces, ठीक है, चमकने वाली surfaces, ठीक है। अब जब तुम एक बार इस पे वापस जा रहे हो ना, ये 10 गुना ज़्यादा बेटर याद होगा एज कम्पेयर टू तुम इस पे बोर्ड के टाइम आते या अपने प्री बोर्ड से पहले आ रहे हो। अभी रिवाइज करना ज़रूरी है, फिर टाइम देना है इसको, तो दिमाग में फाइनल बैठ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने यूजेस करने के बाद हमने ये करा था, ये इसमें सब में इनकी +3 थी, सिर्फ आए एक एलिमेंट के, कार्बाइड में। कार्बाइड की वैलेंसी क्या थी? कार्बाइड की 2- थी, लैंथेनॉइड की 4 थी, तो 4 और 2 कट के LnC2 बना था, याद आया? अच्छा, वाई इज लैंथेनॉइड की केमिस्ट्री सिमिलर टू कैल्शियम? फर्स्ट एंड सेकेंड 600 और 1200, जो कि सिमिलर है कैल्शियम से। वाई इज इट्स केमिस्ट्री सिमिलर टू एल्यूमिनियम? बिकॉज इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज, अर्लियर मेंबर रिजेंबल्स डैश calcium and later members resembles aluminium। लिखा था केमिस्ट्री में अर्लियर मेंबर कैल्शियम को रिजेंबल करते हैं और लेटर एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, F0, F7, F14 तो याद नहीं होगा मुझे लगता है, याद है तो बोल के बताओ। F7 में गैडोलिनियम और यूरोपियम था, मुझे याद है। गैडोलिनियम 3+, यूरोपियम 2+। F0 लैंथेनम और सीरियम, ठीक है। और F14 वाइटर्बियम और ल्यूटियम, ठीक है। कौन से पैरामैग्नेटिक होंगे? F0, F7, F14। कौन से कलर्ड होंगे? F0, F7, F14। F7 कलर्ड होंगे, F0 और 14 में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अच्छा, देयर एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो, दिस लीड्स टू लिमिटेड कलर्स, ट्रू और फॉल्स? अच्छा, देयर एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो बिकॉज excitation is only within F and F,
ट्रू, बोथ ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एब्जॉर्प्शन बैंड नैरो इसलिए क्योंकि एक्साइटेशन एफ के बीच में, याद है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा सीरियम इज अ गुड एनालिटिकल एजेंट, ये असर्शन है, ठीक है। रीजन है सीरियम हैज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 and so it is a strong, let's see, cerium has a common oxidation state of +3. A is true, R is true, but not correct explanation. सीरियम अपने +3 में जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। अच्छा यूरोपियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, ठीक है, इसका assertion था, ठीक है। यूरोपियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, रीजन इज यूरोपियम हैज a more common oxidation state of +4 due to its F7 configuration. Europium has +4 oxidation number due to its F7 configuration. A is true, R is true. यूरोपियम 2, अच्छा मैंने 4 बोला है, यूरोपियम ठीक है फॉल्स हो जाएगा, यूरोपियम 2 बोलना है मैंने। यूरोपियम 2 हैज इज स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स F7 configuration. ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पर यूरोपियम इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ये बता रहे हैं F7 या नहीं बता रहे? नहीं बता रहा, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा 4F filling of the imperfect shielding in 4F is poorer than D orbitals. True or false? D में poor होती है या F में? अच्छा due to 4F imperfect shielding of 4F effect is seen in transition series. Transition पे effect आता है 4F की fielding से या नहीं आता? आता है। ट्रांजिशन पे क्या इफेक्ट आता है कि ट्रांजिशन में थर्ड और सेकेंड और थर्ड सीरीज का रेडियस सेम हो जाता है। तो ये हमने ट्रांजिशन मेटल में पढ़ना है डी ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ तक एफ ब्लॉक क्लियर है, हो जाएगा याद, ठीक है। जाओ।